मित्रों, मैं आदर्श जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या केवनी पर। आज संधि प्रकरण की दूसरी सीरीज अर्थात व्यंजन संधि को हम समझते हैं। आइए व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। अब व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, जहां पर हल अर्थात व्यंजन वर्णों का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होता है उसे हल संधि या व्यंजन संधि कहते हैं। अब हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हमने हाइवरट सूत्र से हल सूत्र पर्यंत तक जितने वर्ण आते हैं वे सब हल प्रत्याहार में आते हैं। तो हल प्रत्याहार को आधार बनाकर जहाँ पर संधि कार्य किया जाता है वहाँ हल संधि कहलाती है। हल संधि में मुख्यतया इष्टुत्व संधि, जिसमें से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। अब इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, तो इसको हम देखते हैं। स्तोः इष्टुनाश चुः, स्तोः इष्टुनाश चुः अर्थात सकार या तवर्ग से पहले सकार या चवर्ग का मेल होने पर सकार और चवर्ग होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो दंत सकार है और तवर्ग है इसके बाद तालव्य सकार या चवर्ग आता है, तो क्रमशः सकार अर्थात दंत सकार को और तवर्ग को क्रमशः क्या होना है, सकार और चवर्ग होना है। जैसे इसमें दिखाया गया है, आप इसमें देख लीजिएगा एक बार, उदाहरण के माध्यम से और स्पष्ट होता है। रामस प्लस चा अर्थात यहाँ पर देखिए पूर्व पद में सकार, जो पूर्व पद में सकार है वह दंत सकार है और इस दंत सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा रूप, रामश्च, ऐसा संधि युक्त रूप बनेगा। इसी प्रकार तत् प्लस चा, यहाँ पर जो तकार है पूर्व पद में इसका चकार के साथ योग होने पर अर्थात उत्तर पद में चकार आने पर तकार को क्या हो गया, तकार को चकार हो गया, तो क्या हुआ, तकार को चकार हो गया, तो संधि युक्त रूप बना तच्च। उसी प्रकार सार्गिंजया, इसमें भी क्या हुआ, नकार, अंतिम पूर्व पद का वर्ण, पूर्व पद का जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण नकार है। नकार तवर्ग में आता है और तवर्ग के स्थान पर हमने सूत्र में पढ़ा था कि चवर्ग होना है, तो तवर्ग का पंचम वर्ण क्या है, ता था दा धा ना, तो उसी प्रकार चवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, चा छा जा झा या, तो नकार के स्थान पर क्रमशः क्या हो गया, यकार आदेश हो गया, तो शार्गिंजया ऐसा संधियुक्त शब्द बना। अब इसी प्रकार सत प्लस चित, तो इसमें भी देखिए तकार में तकार है और तकार का चवर्ग के साथ उत्तर पद में योग भी हो रहा है, तो कौन सी संधि होगी यहाँ पर, इष्टुत्व संधि हो गई, तो क्या हो गया, तकार को चकार हो गया, तो सच्चित्त सच्चित्त ऐसा रूप बना। इष्टुत्व संधि में और भी उदाहरण देखे जाते हैं, जैसे सच्छास्त्र, उसी प्रकार शिवश्च, जैसे यज्ञ यज्ञ यज प्लस नः, तो नकार के स्थान पर भी यकार आदेश हो जाएगा तो यज्ञ रूप बन जाएगा। उसी प्रकार शरद प्लस चंद्रा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शरद प्लस चंद्र रूप है, तो दकार के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, जकार आदेश होगा और जकार को चकार हो जाएगा। खरीचा सूत्र से जकार को प्रथम वर्ण हो जाएगा, चर्त हो जाएगा। अब आगे हम इष्टुत्व संधि को पढ़ते हैं। इष्टुत्व संधि की भांति ही इष्टुत्व संधि है। इसमें क्या चेंज होना है, अभी हम क्या कर रहे थे कि दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य तालव्य सकार और चकार कर रहे थे। अब इसमें क्या करना है, दंत सकार और तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग करना है। तो इष्टुत्व संधि में क्या होता है, नाम से ही परिभाषित हो जाता है। देखिए इष्टुत्व, तो आरंभ में क्या है, मूर्धन्य सकार है और पश्चात क्या है,
टवर्ग है। तो क्रमशः जैसे हमने ष्टुत्व संधि में देखा था उसी प्रकार ष्टुत्व संधि में भी होता है। इसका सूत्र क्या है? ष्टुनाष्टु, अर्थात सकार और तवर्ग का जब सकार और टवर्ग के साथ योग होगा तो सकार और तवर्ग को क्या होना है? मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश होना है। ये सूत्र का अर्थ है। अब इस सूत्र के जो अर्थ है इसको आधार बनाते हुए उदाहरण को हम देखते हैं। देखिए इस प्लस तह। अब यहाँ पर देखिए कि सकार का योग है, पूर्व पद में सकार का योग है और पश्चात क्या है? उत्तर पद में क्या है? तकार है। तो तकार को क्या हो गया? टकार हो गया। हमने अभी पढ़ा कि जहाँ पर तकार आए उसको टकार होना है। तो ता था दा धा ना ये तवर्ग के अक्षर हैं। अब टवर्ग के अक्षर क्या हैं? टा ठा डा ढा ना। तो क्रमशः ही इनको आदेश होता है। तो तकार के स्थान पर क्या हो गया? टकार हो गया। तो क्या बना? इष्टः। उसी प्रकार रामस प्लस षष्ठः। यहाँ पर भी देखिए पूर्व पद में सकार है। कौन सा सकार है? दंत सकार है। इस दंत सकार को क्या होना है? अब मूर्धन्य सकार होना है। क्यों होना है? तो बताया यहाँ पर उत्तर पद में मूर्धन्य सकार का योग प्राप्त हो रहा है, तो इसके कारण दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है। तो रामस षष्ठः ऐसा संधियुक्त पद बनता है। इसी प्रकार विष प्लस नु, विष प्लस नु। अब इसमें भी देख लीजिए सकार का योग हो रहा है, मूर्धन्य सकार का योग है पूर्व पद में। तो पश्चात जो उत्तर पद में नकार है उस नकार को क्या हो गया? तो हमने पढ़ा कि तकार का पंचम वर्ण क्या है? नकार है। उसी प्रकार टकार का पंचम वर्ण क्या है? णकार है। तो विष प्लस नु, नु के स्थान पर क्या हो गया? णु, अर्थात नकार के स्थान पर णकार आदेश हो गया। उसी प्रकार कृस प्लस ना। तो कृस में देख लीजिए उत्तर पद में सकार का योग हो रहा है, मूर्धन्य सकार का योग हो रहा है। उत्तर पद में क्या है? नकार है। तो नकार के स्थान पर क्या हो गया? णकार आदेश हो गया। तो नकार को णकार हो गया तो संधि युक्त पद बना कृष्णः। उसी प्रकार पेश प्लस्तः पेष्टः, उद प्लस दीनः उड्डीना, दुष्ट प्लस्तः दुष्टः, तत् प्लस टीका तट्टीका, उष् प्लस्त्रा उष्ट्रः। इन संधि के उदाहरणों को हम समझें, लगाएं और प्रयोग में लाएं तो हमारी ये संधि अच्छी तरह से दृढ़ हो सकती है। आगे चलते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि के दो सूत्र प्राप्त होते हैं। अब पहले हम देखते हैं जसत्व संधि में क्या होता है? तीसरा वर्ण होता है, अर्थात इसका सूत्र पहले यह है कि झलाम जसोन्ते, झलाम जसोन्ते, अर्थात झल वर्णों को, झल वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और ऊष्म वर्ण किस में आते हैं? झल प्रत्याहार में आते हैं। तो झल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उन झल प्रत्याहार के वर्णों को क्या होना है? जस। जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जस प्रत्याहार में आता है। तो झल वर्णों को क्या होना है? जस होना है। कब होना है? अंत में। अंत में क्या होना चाहिए? झल पद की अंतिम अक्षर हो तो। झलाम जसोन्ते यह एक सूत्र है और आगे भी एक सूत्र आएगा झलाम जस झसी। इन दोनों में अंतर है। जहाँ पद के अंत में झल वर्ण हो या फिर स्वर वर्ण हो तो वहाँ पर झलाम जसोन्ते से जस्त होगा, और जहाँ पर झस प्रत्याहार पर में हो वहाँ झलाम जस झसी से जस्त संधि होगी। यहाँ पर देखिए झल वर्ग के झल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झल प्रत्याहार में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सुप प्लस अंत, अंतः पकार है। पकार कौन सा वर्ण है? प्रथम वर्ण है। तो हमने क्या पढ़ा था? झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और ऊष्म वर्ण आते हैं। तो झल प्रत्याहार आगे पूर्व पद में प्राप्त हो रहा है। और अंत में क्या कंडीशन थी? तो यह कंडीशन थी कि अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए उत्तर पद में? कोई झल हो या फिर स्वर अक्षर हो।
तो स्वर अक्षर में अंतः, यह अकार से प्रारंभ हो रहा है, तो हम समझ गए कि यह झलाम जसोंती सूत्र से होने वाला संधि कार्य है। तो सुप के स्थान पर, सुप में जो पकार है, पकार के स्थान पर उसी वर्ण का क्या होना है, तीसरा वर्ण होना है। तो पकार का तीसरा वर्ण क्या होगा, पा फा वा, तो बकार हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सुबंतः। उसी प्रकार अच प्लस अंतः, अच प्रथम वर्ण है अर्थात झल प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, और पश्चात उत्तर पद में क्या पाया जा रहा है, उत्तर पद में स्वर पाए जा रहे हैं, अर्थात झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण भी पाए जाएं या फिर स्वर पाया जाए कोई, तो वहां पर जस्त हो जाता है। तो चकार को जस्त होगा, मतलब चकार का तीसरा ही वर्ण होगा। चकार का तीसरा वर्ण होने का मतलब चा छ जा, जकार हो जाएगा। तो क्या बनेगा, अजंतः। उसी प्रकार जगत प्लस ईसा, यहाँ पर भी देखिए तकार है, जगत जो पूर्व पद है, इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, तकार है। तो तकार झल में आता है, तो झल के जो तकार है उस तकार को क्या होना है, जस्त होना है, अर्थात उसी वर्ण का तीसरा वर्ण होना है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना है। तो तकार का तीसरा वर्ण क्या होता है, ता था दा, तो दकार हो जाएगा। तो जगदीश। इसी प्रकार चित प्लस आनंद, चिदानंद, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, उत प्लस देश्यम, उद्देश्यम, सट प्लस एव, सडेव। यहाँ पर देखिए टकार है, टकार का तीसरा वर्ण क्या होता है, डकार, तो सडेव संधि युक्त रूप बन गया। उसी प्रकार सट प्लस आनंद, तो टकार के स्थान पर पुनः क्या हो गया, डकार तीसरा वर्ण हो गया। कब हो गया, तो पश्चात स्वर प्राप्त होने पर, तो सडानन हो गया। दिक प्लस गजह, यहाँ पर भी क्या हुआ, दिक में जो ककार है वह झल वर्ण का, झल प्रत्याहार का वर्ण है, और झल प्रत्याहार का जो वर्ण होता है तो उसी वर्ग का उसका तीसरा अक्षर हो जाता है। तो क्या हो गया, ककार के स्थान पर गकार हो गया आदेश। तो दिग्गज ऐसा रूप बन गया। अब झलाम जसोंते और झलाम जसजसी में बस इतना अंतर है कि झलाम जसजसी में तो उत्तर पद में क्या चाहिए रहता है, झस प्रत्याहार अनिवार्य रूप से चाहिए रहता है, परंतु जो झलाम जसोंते सूत्र कहता है वह पदांत में, अर्थात पद के अंत में क्या होता है, इसमें स्वरवर्ण हो या फिर झल पद अंत में हो, तो यह सूत्र काम करता है। चलिए अब झलाम जसत्व संधि का दूसरा सूत्र है जो झलाम जस झसी, इसमें भी जस्त होता है, अर्थात उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होना है। तीसरे अक्षर कौन कौन से आते हैं जस प्रत्याहार में, जा व ग ण द, जो माहेश्वर सूत्र में सूत्र आता है जब गण दस, ये तीसरा वर्ण द्योतित करने वाला सूत्र होता है। अब सूत्र पढ़ते हैं, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। देखिए सूत्र में ही अर्थ लिखा है, झलाम झल वर्णों को, जसा अर्थात जस हो, कब हो, झसी अर्थात झस प्रत्याहार के पर रहते हुए। हाँ, तो अब देखिए इनके उदाहरण को देखते हैं। झल वर्ण हम जानते हैं कि वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण होते हैं। जस को भी जानते हैं कि वह अपने वर्ग के तीसरे अक्षर होते हैं, और बाद में झस प्रत्याहार का मतलब तीसरा और चौथा वर्ण अगर बाद में हो। जैसे देखिए बुध प्लस धी, यहाँ पर धकार है, पूर्व पद में क्या है, धकार है, और पश्चात क्या है, धी शब्द है। तो क्या होना है, झल वर्ण को जस होना है, अर्थात उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना है। तो धकार को क्या हो जाएगा, धकार हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखने की यह है कि जो हमने जस्त संधि पढ़ी थी, उस जस्त संधि में जो पहले सूत्र पढ़ा था झलाम जसोंते, उसमें क्या होता है, यह नियम, उसमें क्या होता है कि अंत में लगता है, पदांत में कार्य होता है, परंतु जो यह सूत्र है इसमें क्या होता है, यह सूत्र
पद के बीच में लगता है, तो धकार को क्या हो गया, तीसरा वर्ण हो गया। धकार जो चौथा वर्ण था, ता था दा धा, ये चौथा वर्ण है। इस चौथे वर्ण को भी क्या होना है, तीसरा वर्ण होना है, जस्त होना है, तो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होगा, तो मतलब दकार हो जाएगा। तो बुध प्लस धी, बुद्धि। उसी प्रकार सिद्ध प्लस धी, अर्थात धकार के स्थान पर यहाँ पर देखिए पीछे झस प्रत्याहार प्राप्त हो रहा है। झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तीसरे चौथे वर्ण आते हैं। तो धकी धी प्रत्यय, धी प्रत्यय में धी जो वर्ण प्राप्त हो रहा है, धी झस प्रत्याहार में प्राप्त होने वाला वर्ण है। तो झस प्रत्याहार पर में रहते हुए धकार को क्या हो गया, दकार आदेश हो गया, तो सिद्धि ऐसा रूप बन गया। उसी प्रकार दुध प्लस धम, तो धकार है उत्तर पद में, उत्तर पद में धकार होने का मतलब, उत्तर पद में धकार होने का मतलब झस प्रत्याहार पर में है, और झस प्रत्याहार पर में है तो हमारा वही संधि कार्य होगा। तो धकार के स्थान पर क्या हो गया, दकार हो गया, तो दुग्धम ऐसा रूप बना। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना है, यह हमको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार वृद्धि, इसी प्रकार क्षुब्धा, इसी प्रकार लब्धा, यह भी इसके उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। चर्त्व संधि, यह संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछी भी जाती है। तो चर्त्व संधि क्या कहलाती है, तो इसको देखते हैं सूत्र के माध्यम से। खरीचा, यह सूत्र है, खरीचा यह सूत्र है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि झलों को मतलब वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं ऊष्म वर्णों को क्या होना है, चर, अर्थात उसी वर्ग के प्रथम अक्षर होना है। कब होना है, तो बताया खरी, अर्थात खर प्रत्याहार के पर में रहते हुए। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और सा शा शा, ऐसे ये 13 शब्द आते हैं। अब देखिए कि सद प्लस कारः, तो यहाँ पर देखिए जो दकार है वह झल वर्ण में आता है, और हमने क्या पढ़ा है कि झल वर्ण को चरत्व होना है, अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण होना है। कब होना है, खर पर में रहते हुए। तो इस सूत्र का उदाहरण, जैसा सूत्र है उसके सूत्र के अनुसार उदाहरण को देखते हैं। दकार है, दकार किस में आता है, झल वर्ण में आता है, और पीछे ककार है, ककार किस में आता है, खर प्रत्याहार में आता है। तो दकार को क्या होना है, उसी वर्ण, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण होना है, चर्त होना है। तो दकार को क्या हो गया, तकार हो गया, पहला वर्ण हो गया उसी वर्ग का। तो दकार को तकार हो गया, तो रूप क्या बना, सत्कारः। उसी प्रकार उद प्लस पन्नः, तो दकार को क्या हो गया, फिर तकार हो गया, अर्थात तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ता था दा धा ना, इस प्रकार से। अब दा जो तीसरा वर्ण था जो झल प्रत्याहार में आता था, उस दा को क्या हो गया, चर्त हो गया, अर्थात उसी वर्ण का प्रथम वर्ण हो गया। तो उत्पन्न ऐसा सत रूप बना। इसी प्रकार तद प्लस परः, तत्परः, उद प्लस साह, उत्साह, सद प्लस पुत्रः, सत्पुत्रः, तज प्लस छिव, तच्छिव। यहाँ पर देखिए जकार था, जकार के स्थान पर क्या हो गया, चकार हो गया, अर्थात जकार जो झल प्रत्याहार में वर्ण आता था उस वर्ण को क्या हो गया, उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो गया, अर्थात चर्त हो गया। इस प्रकार चर्त्व संधि को और आसानी से समझा जाए तो जहाँ पर वर्ग का प्रथम अक्षर दिखाई दे वहाँ पर चर्त्व संधि होती है। जहाँ पर वर्ग का तीसरा वर्ण दिखाई दे हमारे लिए, संधि विग्रह जब करते हैं हम, तो बीच में जब हमको वर्ग आदेश होता हुआ दिखाई दे कि यहाँ पर तीसरा वर्ण आ रहा है तो जस्त संधि समझ लें आसानी से। अगर प्रथम वर्ण आ रहा है तो इसको क्या समझ लें, इसको चर्त संधि समझ लें। तो ये थोड़ी ट्रिक है इसको समझने की। अब आते हैं अनुस्वार संधि, इसका भी बहुत सारा उपयोग होता है।
मोनुस्वारः, इसका यह सूत्र है मोनुस्वारः। इस सूत्र को याद रखने का है। क्या है देखिए, मोनुस्वारः अर्थात पदांत मकार के बाद कोई हल अर्थात व्यंजन हो तो मकार को क्या होता है, अनुस्वार होता है। सीधी बात, अनुस्वार संधि है यह। अनुस्वार संधि में क्या होना है, अनुस्वार होना है। किसके स्थान पर होना है, मकार के स्थान पर अनुस्वार होना है। कब होना है, बाद में कोई हल या फिर हल व्यंजन बाद में होने पर। अगर स्वर बाद में होते हैं तो वहाँ पर वैसा ही रहता है मकार, उसके स्थान पर अनुस्वार प्राप्त नहीं होता है। अगर बाद में कोई व्यंजन वर्ण पाए जाते हैं उत्तर पद में तो मकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे इसमें उदाहरण में देख लीजिएगा, हरिम प्लस वंदे। तो यहाँ पर देखिए मकार है, मकार को क्या प्राप्त हो रहा है, अनुस्वार प्राप्त हो रहा है। क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उत्तर पद में क्या है, हल वर्ण है अर्थात व्यंजन वर्ण है। तो इसके कारण से मकार को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। तो हरिम वंदे। उसी प्रकार कम प्लस चित क्या हो गया, कंचित। उसी प्रकार गुरुम प्लस नमति, मकार को क्या हो गया, यहाँ पर भी पीछे व्यंजन वर्ण है तो इसके कारण से मकार को अनुस्वार हो गया, तो गुरुम नमति। कार्यम प्लस कुरु, तो यहाँ पर क्या हो गया, मकार को पुनः अनुस्वार प्राप्त हुआ और अनुस्वार कर दिया हमने, कार्यम कुरु। सत्यम वद, धर्मम चर, ये अनुस्वार हुआ इन उदाहरणों में। इस प्रकार से ये अनुस्वार संधि तो अत्यधिक आसान है, इसको तो हम समझ ही सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि बाद में अगर कोई स्वर वर्ण आते हैं तो मोनुस्वारा से मकार को अनुस्वार नहीं होता है। अब पर सवर्ण संधि समझते हैं। पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या है, तो देखते हैं तोरली। पर सवर्ण संधि का सूत्र क्या है, तोरली अर्थात तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्णः स्यात्। तवर्ग की लकार पर में रहते हुए पर सवर्ण हो। इसका क्या है कि लकार के पर में स्थित होने पर तवर्ग को क्या हो, पर सवर्ण आदेश हो। तोरली सूत्र का कहने का मतलब क्या है, तो सूत्र में ही इसका अर्थ है। तवर्ग को लिरी अर्थात लकार पर में होने पर, तवर्ग को लकार पद में होने पर सवर्ण आदेश होता है। तत् प्लस लया, यहाँ पर देखिए तकार है, पूर्व पद में क्या है, तकार है और उत्तर पद में क्या है, लकार है। तो हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी कंडीशन क्या थी कि उत्तर पद में क्या होना चाहिए, लकार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तत् पूर्व पद में है और उत्तर पद में लया है, तो लया में लकार उत्तर पद में है, तो लकार उत्तर पद में होने के कारण तकार को भी क्या हो गया, पर सवर्ण वर्ण हो गया। अर्थात पर में जैसा वर्ण था वैसा ही वर्ण हो गया। पर में कौन सा वर्ण था, लकार था, तो इसके कारण जो पूर्व पद में तकार है उस तकार को भी क्या हो गया, लकार हो गया। तो क्या बना, तल्लयः। उसी प्रकार विद्वान प्लस लिखति, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सुधार लेते हैं। लिखता नहीं, यहाँ पर लिखती है, विद्वान लिखति। तो यहाँ पर भी नकार को क्या हो गया, पर सवर्ण वर्ण हो गया। पर सवर्ण अर्थात पर में जैसा वर्ण है, पर में कैसा वर्ण है, लकार है, तो लकार को क्या हो, लकार है, और लकार जब पर में है तो नकार को भी क्या होना है, पर सवर्ण होना है अर्थात लकार के जैसा होना है, तो नकार को लकार हो गया, तो विद्वान लिखति ऐसा रूप बन गया। चलिए आगे पढ़ते हैं, यह अंतिम संधि है और इन्हीं संधि को हम पढ़ के जाएंगे तो अवश्य ही परीक्षा में हमारे संधि से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वह सही हो जाएंगे। एक जो और इम्पोर्टेंट संधि है छत्व संधि, इसको भी एक बार देख के अवश्य जाना चाहिए। इसका सूत्र क्या है, सच छोटी अर्थात सस छोटी ही, सूत्र को याद करें, सस छोटी ही अर्थात पद के अंत में स्थित झय, झय अर्थात
झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण? वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण आते हैं के बाद सकार को छकार हो जाता है विकल्प से। सा के आगे अट, अर्थात अट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हम देखते हैं अयोन, रीलरिक, इयों, अयोंच, हाय वरट। यहाँ अट तक कहाँ तक आते हैं? हाय वरट के टकार तक अट प्रत्याहार आते हैं। अट अर्थात स्वर, संपूर्ण स्वर और हा या वारा वर्णों के होने पर। यहाँ पर समझें कि पद के अंत में स्थित झय, झय अर्थात वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण होना चाहिए। और क्या होगा? तो फिर सकार को छकार हो जाएगा, अर्थात सकार जो वर्ण है उस सकार को छकार आदेश होता है, वो भी विकल्प से होता है। और सा के आगे क्या होना चाहिए? अट वर्ण, अर्थात संपूर्ण स्वर या फिर हा या वा रा में से कोई भी वर्ण पर में होना चाहिए। देखिए उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। तद प्लस शिव, तो देखिए जो तद है, तद में जो दकार है वह दकार किस में आता है? झय प्रत्याहार में आता है, अर्थात दकार झय प्रत्याहार में आता है। अर्थात झय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अभी दकार है जो वह तीसरा वर्ण है, तो ये झय प्रत्याहार में आता है। तो अब क्या होना है? सकार को छकार होना है। जो उत्तर पद में जो सकार है उसको क्या होना है? छकार होना है विकल्प से। कब होगा? जब सकार के आगे अट प्रत्याहार के कोई भी वर्ण होंगे। तो देखिए तद में जो दकार है वह झय प्रत्याहार में आता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि पीछे जो सकार है उस सकार को छकार होना है। कब होना है? तो अट से संयुक्त जब हो वह सकार, अट से अर्थात स्वर से संयुक्त हो। जैसे शिव है, तद प्लस शिव, शिव में जो इकार भी है और सकार भी है। तो इकार किस में आता है? अट प्रत्याहार में आता है, अर्थात स्वर में आता है, स्वरों में आता है इकार। तो शिव में सकार भी है, इकार भी है, अर्थात जो सकार है वह अट प्रत्याहार के वर्णों से युक्त है। तो क्या होना है? उस सकार को क्या होना है? छकार हो जाना है विकल्प से। तो क्या हो गया? सकार को छकार हो गया। तो तद प्लस छिव, तद छिव। यहाँ पर एक संधि और प्राप्त होती है कि दकार को जस्त होगा। दकार को क्या होगा? हो जाएगा पहले, दकार को क्या प्राप्त होगा? जकार। दकार को जकार प्राप्त होगा और जकार का पहला वर्ण हो करके चकार, चकार हो करके इष्चुत्व संधि भी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? तच्छिव ऐसा रूप बन जाएगा। इसी प्रकार तद प्लस शिला, तच्छिला ऐसा रूप बनेगा। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। जय तु जिनेन्द्रम।